हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू इम्पेटस सीवीटी। आई होप आप सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं एंड सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप लगे हैं, जमकर मेहनत कर रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं, पास्ट लेक्चर में हमने हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की पहली किताब थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, इस किताब का पहला चैप्टर ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, इसका टॉपिक मोहनजोदाड़ो अ प्लान्ड अर्बन सेंटर डिटेल में पढ़कर खत्म किया था। इसके सारे एस्पेक्ट्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज उसी के आगे हम अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे एंड आज के लेक्चर में हम लोग बातचीत करेंगे ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस के बारे में। ये भी एक इंपॉर्टेंट एज वेल एज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक ऐसी सभ्यता जो जा चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, एक ऐसी सभ्यता जिसके बारे में कुछ भी बताने वाला, उस सभ्यता का जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति आज की तारीख में जिंदा नहीं है। ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में अगर हमें कुछ जानना हो, या फिर खास तौर पे अगर हमको ये जानना हो कि यार ये जो समाज था इस सिविलाइजेशन का, इस समाज में ऊंच नीच थी या नहीं थी, भेदभाव था या नहीं था, इसमें सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं, यानी कि इसमें कभी कोई एक अपर क्लास होती थी या नहीं, मिडिल क्लास होती थी या नहीं, लोअर क्लास होती थी या नहीं, पहले तो ये सवाल। और अगर होती थी तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई ये अपर क्लास के लोग कौन थे, मिडिल क्लास के लोग कौन थे, या फिर इनके बीच में ये डिफरेंसेस वगैरह जो हैं थे भी या नहीं थे। ये सारी चीजें, ये सारे सवालों के जवाब कैसे तलाशे जाते हैं एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जिसका अपना कोई व्यक्ति जीवित ना हो। आर्कियोलॉजिस्ट किस तरीके की चीजों का, किस तरीके की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी बातें हम लोगों को आज के लेक्चर में करनी है। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। बहुत इस तरह से आप समझ सकते हैं, एक पहेली सुलझाने की तरह है। आपको एक सिविलाइजेशन मिली जिसके बारे में पहले आपको कुछ पता नहीं है, धीरे धीरे आपने उसके बारे में जानना शुरू किया। अब उसके समाज के बारे में, उसकी सभ्यता के बारे में, उसमें सामाजिक ढांचा किस तरह से था, सामाजिक ताना बाना किस तरीके से बना हुआ था, इसको तब समझना जब उसकी कहानी कहने वाला कोई नहीं है। ये अपने आप में एक चैलेंजिंग एज वेल एज एक बहुत इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री का। तो वो सारी बातें हम लोग आज के सेक्शन में, आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, ये भी बिगिन, शुरू करते हैं अपना ये टॉपिक जिसका नाम है ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। चले देखते हैं इसे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमको इसमें पढ़ना है उसका नाम है ब्यूरियल्स। ब्यूरियल्स को अगर हम लोग बहुत सिंपल भाषा में बोलें तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद में उसका जो लाश होती है या फिर उसकी जो डेड बॉडी होती है, अगर उसको दफन किया जाता है तो दफन जहां पे किया जा रहा है, ये जो पूरी प्रक्रिया है इसको ब्यूरियल बोला जाता है। जहां पे दफन किया जा रहा है उस पिट को या फिर उस टॉम्ब में जिसमें उसको रखा जा रहा है, इसको भी ब्यूरियल बोला जाता है। तो इस टॉपिक के साथ में अब अपन लोग पढ़ना शुरू करेंगे। Archaeologists generally use certain strategies to find out whether there were social or economic differences among people living within a particular culture. These include studying burials. You are probably familiar with the massive pyramids of Egypt, some of which were contemporaneous with the Harappan civilization. मतलब ये कि आर्कियोलॉजिस्ट को अगर पढ़ना होता है कि किसी सिविलाइजेशन में, किसी सभ्यता में सोशल डिफरेंसेस थे या नहीं थे, या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे या नहीं थे, उन लोगों के बीच में जो उस सभ्यता में रहा करते थे, किसी पर्टिकुलर कल्चर में रहने वाले लोगों के बीच में आर्थिक तौर पे डिफरेंशिएशन या फिर सामाजिक तौर पर डिफरेंशिएशन था या नहीं था, जब आर्कियोलॉजिस्ट को ये चीज पढ़नी है तो उसके लिए कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए। या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि उस सभ्यता के कुछ एस्पेक्ट्स को पढ़ा जाता है, और उसमें से एक चीज होती है ब्यूरियल्स की स्टडी करना। ब्यूरियल्स का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई, जैसा मैंने आपको बताया, उसको आपने फिर कहीं पर दफन किया। अब कहां पर दफन किया, किस तरीके से दफन किया, उसकी कब्र किस तरह से है, इन सारे एस्पेक्ट्स को जो पढ़ना की जो पढ़ाई होती है, जिसकी मदद से हमको सिविलाइजेशन के सोशल या फिर इकोनॉमिक डिफरेंसेस के बारे में पता चलता है, वो सारी चीजें आ जाती हैं ब्यूरियल की स्टडी के अंडर में। जैसे कि आपको गीजा के या फिर मिस्र के जो पिरामिड्स हैं उनके बारे में पता ही होगा, आपने पिरामिड्स के बारे में सुना होगा। मैंने फोटोग्राफ्स भी यहाँ पे लगा रखी हैं। ये पिरामिड्स अपने आप में एक किस इस तरह से कह सकते हैं कि एक आर्कियोलॉजिकल मार्वल है। लोग आज तक कौतूहल में हैं कि इतनी शानदार किस्म के स्ट्रक्चर्स इतने हजार साल पहले आखिर इंसानों ने किस तरह से बनाए थे। मगर आर्कियोलॉजिस्ट ने जब इन पिरामिड्स को पढ़ना शुरू किया तो उनको पता चला कि इनमें से कई सारे पिरामिड्स जो हैं वो रॉयल ब्यूरियल के तौर पे इस्तेमाल किए गए। मतलब ये कि उस जमाने के जो राजा रानी हुआ करते थे, जो फेराव हुआ करते थे, जिनको फेराव बोला जाता था, इजिप्ट में जो राज किया करते थे, जब शाही परिवार में किसी राजा की, किसी रानी की या राजघराने की किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसको सिंपली दफन नहीं किया जाता था, उसको
उसको दफनाने के लिए फिर इतना बड़ा ये पिरामिड बनाया जाता था। और इस पिरामिड में फिर ये इनकी जो मम्मी थी उसकी मम्मी वगैरह बना के पूरी तरीके से उसको दफन किया जाता था। साथ में बहुत सारी वेल्थ या बहुत सारा जो है उसके साथ में सोना और बाकी सारी चीजें भी जो है बरी की जाती थी, जिसके बारे में ऐसा मानना था कि जो आफ्टर लाइफ होगी, ये जो जिंदगी खत्म हुई है इसके बाद जो दूसरी जिंदगी शुरू होगी, उसमें जो है ये जो व्यक्ति, ये जो राजा या रानी जिसको दफनाया गया, उसमें उसकी जरूरत, इन सारे सामानों की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ेगी। साथ में कई सारे इनके जो हेल्प करने के लिए गुलाम हुआ करते थे या फिर स्लेव्स हुआ करते थे, तो उनको भी इनके साथ में दफन किया जाता था। तो इस तरीके से ये अब जो पिरामिड्स को स्टडी किया गया, तो पिरामिड्स की स्टडी से हमको समझ में आया। एंड इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब ये पिरामिड्स बनाए जा रहे थे तो कई सारे जो पिरामिड्स जब बने थे उस वक्त में हड़प्पन सिविलाइजेशन भी जो है एग्जिस्ट करती थी। तो ये जो पिरामिड्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन है, हम ये भी कह सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का कंटेम्प्रेरी है, समकालीन है। हड़प्पन सिविलाइजेशन उस वक्त समकालीन टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती थी जब इन पिरामिड्स में से कई सारे पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और गीजा के पिरामिड्स जो है इनमें से पहले कौन बना या कौन बाद में बना। हमें याद रखना है कि कई सारे पिरामिड जो थे कंटेम्प्ररी थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ में, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन कंटेम्प्ररी है, समकालीन है उस वक्त की जब पिरामिड्स का निर्माण हो रहा था। खैर, अब ये पिरामिड्स को जब स्टडी करके पता चला कि भाई इनका इस्तेमाल तो राजा या रानी के ब्यूरियल के लिए होता है, तो यहां से एक बात समझ में आई कि भाई सोशल डिफरेंसेस जो थे इजिप्ट की सोसाइटी में ना सिर्फ थे, इकोनॉमिक डिफरेंसेस ना सिर्फ इजिप्ट की सोसाइटी में थे, बल्कि वो बहुत क्लियर कट डिस्टिंक्शन जो है आपको समझ में भी आता था। एक आम अगर मिस्र का जो निवासी हुआ करता था उस जमाने में, इजिप्ट का जो रहने वाला था, उसकी मृत्यु पर तो इतना बड़ा पिरामिड नहीं बनेगा, और इस तरीके के पिरामिड्स बहुत ज्यादा मात्रा में मिले भी नहीं है। तो इससे, और जितने भी पिरामिड्स मिले हैं जब उनको थोड़ा स्टडी किया गया तब पता चला कि किसी राजा या किसी रानी या रॉयल फैमिली के किसी व्यक्ति का ब्यूरियल है ये। तो ये एक इंडिकेशन देता है कि समाज का जो सबसे पावरफुल तबका था या समाज का जो सबसे इंपॉर्टेंट तबका समझा जाता था, भाई उसका ब्यूरियल अलग बनाया गया, उसके दफनाने का प्रक्रिया अलग रखी गई, उसके दफनाने के लिए पूरा का पूरा पिरामिड बनाया गया। और हो सकता है कि जो सामान्य आपका मिस्र का या फिर इजिप्ट का आदमी उस वक्त का था उसको ऐसे ही दफना दिया गया हो। तो दोनों के, एक रॉयल फैमिली का व्यक्ति जिसको दफन किया गया है और इतना शानदार पिरामिड उसके ऊपर बना के तैयार किया गया, जो आज की तारीख में भी आर्कियोलॉजिकल मार्वल समझा जाता है। देखिए इसे, इतना बड़ा इतना शानदार पिरामिड बनाया गया सिर्फ एक राजा को दफनाने के लिए, और एक व्यक्ति है उसको दफनाने के लिए सिर्फ आपने एक कब्र बनाई और उसमें उसको गाड़ दिया। तो ये एक इंडिकेशन है कि जो इंपॉर्टेंट पद पे हुआ करते थे व्यक्ति, उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट हुआ करता था, और जो सामान्य व्यक्ति था ऑब्वियस सी बात है उसको वो स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब जब आपने इस चीज को स्टडी कर लिया तो इससे अपने को एक बात समझ में आ गई कि भाई मिस्र की सोसाइटी में क्लास डिफरेंस भी था, इसके साथ साथ इकोनॉमिक डिफरेंस भी था, और इस क्लास डिफरेंस और इस इकोनॉमिक डिफरेंस की स्थिति यह थी कि मृत्यु के बाद भी आपका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, आपकी अंतिम क्रिया कैसे की जा रही है, उसके बाद आपको प्रिजर्व, आपको दफनाया कैसे जा रहा है, वहां तक भी जो है ये डिफरेंस एग्जिस्ट करता था। तो यहां से समझ में आ गया कि इकोनॉमिक डिफरेंस भी था, सोशल डिफरेंस भी था, और आर्कियोलॉजिस्ट जो बात जानना चाहते थे उनको पता चल गई। अब यही लॉजिक जो गीजा के पिरामिड्स पे हमने लगाया है, इसको अगर हम लोग जो ब्यूरियल्स या जो दफन करने का तरीका हड़प्पन से इस्तेमाल किया करते थे उसके साथ में लगाएं, तो हमको उनकी भी क्लास या फिर उनकी भी जो सोशल या इकोनॉमिक डिवाइड है उसके बारे में कुछ ना कुछ तो अंदाजा लग ही जाएगा। इस लॉजिक के साथ में अब हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो ब्यूरियल्स हैं उनको भी स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर गीजा के पिरामिड्स या फिर इजिप्ट के ब्यूरियल्स को स्टडी करके या किसी और जगह के ब्यूरियल्स को स्टडी करके हमको उनका कास्ट या फिर उनका क्लास डिवाइड या फिर उनका सोशल और इकोनॉमिक डिवीजन पता चल सकता है, तो उसी लॉजिक के बेसिस पे अगर हम लोग हड़प्पा के ब्यूरियल्स को स्टडी करेंगे, हड़प्पन किस तरह से अपने मुर्दों को दफनाया करते थे, उन कब्रों को अगर हम लोग स्टडी करेंगे, तो हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन की भी कास्ट डिवाइड, क्लास डिवाइड या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे, सोशल बेसिस पे जो डिविजन थे उसका अंदाजा लग जाएगा। तो ये लॉजिक है जिसके कारण हम लोगों को ब्यूरियल्स की या फिर कब्रों की स्टडी करनी होती है, या फिर हड़प्पा की कब्रों के बारे में इतना डिटेल में हमारी किताब में बताया गया। चले आगे बढ़ते हैं। At burials in Harappan sites, the dead were generally laid in pits. मतलब अब जब हमने हड़प्पन साइट्स पे ब्यूरियल्स को ढूंढना शुरू किया, जब कब्रों को ढूंढना शुरू किया, तो हमको ये पता चलता है कि हड़प्पा के जितने भी हमें साइट्स मिली, वहां पर जो मुर्दा व्यक्ति थे उनको जनरली पिट्स में जो है दफनाया जाता था। यानी कि गीजा जैसे बड़े बड़े पिरामिड्स या बड़े बड़े टॉम्स नहीं बनाए जाते थे, उनके ऊपर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं बनाई गई। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो आपने क्या किया, आपने जमीन पे कहीं पर जो है एक छोटी सी कब्र खोदी है,
और उस कब्र में उस व्यक्ति को आपने दफन कर दिया और उसके बाद फिर उसको कब्र को जो है आपने ढक दिया। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हमें गीजा जैसे बड़े बड़े पिरामिड्स देखने के लिए नहीं मिले। तो क्या इससे हम लोग ये समझ लें कि हड़प्पन में कास्ट डिवाइड या फिर क्लास डिवाइड नहीं था, बड़ा आदमी भी उसी तरह से दफनाया जाता था और छोटा व्यक्ति भी इसी तरह से दफनाया जाता था? वेल, अभी इस सवाल का जवाब पूरी तरह से नहीं दिया जा सकता, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तब इस सवाल का जवाब ज्यादा क्लियर होगा। बट यहां तक अपने को समझ में आया है कि हड़प्पा में गीजा के पिरामिड जैसा दूर दूर तक कोई बड़ा स्ट्रक्चर हमको देखने को नहीं मिला। यहां पे मुर्दों को कैसे दफनाया जाता था? गड्ढा या फिर कब्र खोदी जाती थी, और जनरली एक्सेप्शंस अगर एक आध हो तो हो, मगर जनरली इनको पिट्स में जो है दफनाया जाता था। समटाइम्स देयर वर डिफरेंसेस इन द वे द ब्यूरियल पिट वॉज मेड. In some instances, the hollowed out spaces were lined with bricks. Could these variations be an indication of social differences? वी आर नॉट श्योर। तो अब अपने को जब ये पता चल गया कि हड़प्पा वाले अपने मुर्दों को एक छोटी सी कब्र खोद के उसमें दफनाया करते थे, बड़े बड़े पिरामिड या ऐसे उसके ऊपर कुछ कब्र या फिर टॉम वगैरह नहीं बनाते थे, तो हम लोगों ने फिर अब ये जो कब्र की बनावट है उसको देखना शुरू किया। तो हमको ये पता चला कि कई बार आपको कब्र जो है वो उसको खोदने के बाद में सिर्फ आपने व्यक्ति को, मुर्दा को दफन नहीं किया, आपने उस कब्र के को चारों तरफ से पक्का किया है ईंटें लगाकर। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हर कब्र में ये चीज देखने को नहीं मिलती है कि आपने ईंटें लगाई हो, मगर कई जगहों पर और ठीक ठाक मात्रा में आपको ऐसी कब्रें मिली हैं जिसमें आपने कब्र को पहले खोदा, जब वो गड्ढा या फिर वो जो स्पेस है जब वो बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद में फिर आपने ईंटें लगाकर उस कब्र को पक्का किया और उसके बाद में फिर आपने अपने मुर्दे को दफन किया है। तो यहां से हमको दो बातें समझ में आ गई कि हड़प्पा वाले एक तो कब्रों में अपने लोगों को दफन करते थे। दूसरी बात जो अपने को समझ में आ गई कि हड़प्पा वालों ने भी जो कब्रें बनाई हैं उसमें दो तरीके की कब्र है। एक तो वो है जिनको ईंटों की मदद से पक्का किया गया है, ठीक है, जिनको ईंटों की मदद से पक्का किया गया और उसके बाद अपना मुर्दा उन्होंने दफन किया। और एक वो है जो कच्ची हैं, यानी कि कच्ची कब्र का मतलब क्या, आपने बस खोदा, ईंटें वगैरह लगाकर आपने उसको पक्का नहीं किया और आपने बस ऐसे ही अपना मुर्दा जो है उसको दफन कर दिया। तो एक आपको विद ब्रिक्स देखने को मिलती है और एक आपको विदाउट ब्रिक्स देखने को मिलती है। तो यहां से फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने आप से एक सवाल पूछा कि क्या हम ये कुछ कब्रों में जो हमको ईंटें देखने के लिए मिल रही हैं और कुछ कब्रें हैं जिसमें ईंटें देखने के लिए नहीं मिल रही हैं, कुछ कब्र हैं जिनको ईंटों की मदद से पक्का किया गया है और उसके बाद मुर्दा दफन किया गया है, और कुछ कब्रें हैं जिनको ईंटें लगाकर पक्का नहीं किया गया और बस खोदने के बाद में कब्र को उसमें मुर्दे को जो है डालकर दफन कर दिया गया है। क्या इसको हम लोग सोशल डिफरेंस का एक एग्जाम्पल मानकर चल सकते हैं कि जिस व्यक्ति की कब्र में ईंटें लगाई गई हैं वो थोड़ा सा शायद ज्यादा इन्फ्लुएंशियल या फिर ज्यादा वेल टू डू किस्म का आदमी रहा होगा, और जो व्यक्ति को बस ऐसी कच्ची कब्र में आपने कब्र खोद के गाड़ दिया वो सिर्फ ऐसे ही सामान्य व्यक्ति, एक आम व्यक्ति रहा होगा? क्या हम लोग ईंटों का होना या ना होना बस इतने से, या ईंटों के प्रेजेंस या एब्सेंस की मदद से क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा वालों के बीच में सोशल डिफरेंसेस थे? इसका जवाब आज की तारीख में हमारे पास में नहीं है, पूरी तरीके से श्योरिटी के साथ में यह नहीं कहा जा सकता। इसकी वजह यह है कि ईंटों का इस्तेमाल हड़प्पन सिविलाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पर कंस्ट्रक्शन में किया गया है। ईंटें आपको, अगर हम इसके पहले वाला जो टॉपिक था मोहनजोदाड़ो प्लान्ड अर्बन सेंटर, उसकी बात कर लें तो ईंटें जो हैं आपको ग्रेट बाथ में भी देखने को मिलती हैं, जो अपने आप में एक स्पेसिफिक या फिर एक स्पेशल किस्म का स्ट्रक्चर था, और ईंटें आपको लोअर टाउन, मोहनजोदाड़ो के लोअर टाउन में भी देखने को मिलती हैं जहां पे सामान्य लोग रहा करते थे। तो अगर ईंटों का इस्तेमाल सामान्य लोग अपने घर बनाने के लिए कर सकते हैं तो फिर कुछ ईंटों का इस्तेमाल अपने मुर्दे को दफन करने के लिए भी किया जा सकता है। और चाहे वो आपका अगर ग्रेट बाथ और सीटाडेल का जो इलाका है वहां पे रहने वाला कोई बड़ा आदमी हो, वो भी अपनी कब्र में या फिर उसका भी अगर कोई व्यक्ति मरा है तो वो उसकी कब्र में ईंटें लगवा सकता है। चाहे मोहनजोदाड़ो का रहने वाला एक लोअर टाउन का एक सामान्य व्यक्ति हो, उसका भी अगर कोई व्यक्ति मरा है तो 150 ईंटों की व्यवस्था करके उसकी कब्र को थोड़ा सा पक्का कराना कोई बड़ी बात नहीं है। तो सिर्फ किसी पर्टिकुलर जगह पे कब्र में ईंटों का होना और किसी जगह पे कब्र में ईंटों का ना होना एकमात्र आप ये इसको एक आप सटीक या फिर एक अकाट्य प्रमाण के तौर पे नहीं ले सकते जिसके बेसिस पे हम लोग ये कंक्लूड करते हैं कि भाई हड़प्पा वालों के बीच में सामाजिक तौर पर डिफरेंसेस थे, इकोनॉमिक तौर पर डिफरेंसेस थे। इसीलिए इस एक पर्टिकुलर बात के या इस एक पर्टिकुलर फैक्ट के बेसिस पे हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि था या नहीं था। आप अटकलें लगा सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, बट आर्कियोलॉजिस्ट कोई एक सटीक अटकल या फिर एक सटीक अनुमान सिर्फ इस आधार पर लगाने को तैयार नहीं है। अब थोड़ा सा हम लोग इन कब्रों को देख लेते हैं ये कैसी दिखा करती थी, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे ये कब्र मैंने यहां पर आपके लिए लगाई है, ये कब्र की फोटो मैंने लगाई है। इसमें ये व्यक्ति जो है, पहले कब्र खोदी गई और अच्छी खासी बड़ी कब्र को खोदा गया था, फिर उसमें इस व्यक्ति को जो है दफन किया गया। इसमें चारों तरफ से जो है ईंटें लगाकर इसको पक्का भी किया गया था और फिर जो है व्यक्ति दफन किया गया। अब यहां पर ये जो मेजरिंग के लिए रॉड रखी
गई है, इससे हमको ये समझ में आता है कि लाश की हाइट कितनी थी और उसके दोनों तरफ जो है इस कब्र को और कितना ज्यादा एक्सटेंड किया गया। अब एक सोचने वाली बात है कि जब ये लाश की हाइट इतनी थी और आदमी को अल्टीमेटली दफन ही करना है, तो ये एडिशनली इतना हिस्सा क्यों खोदा गया और ये एडिशनली इतना हिस्सा क्यों खोदा गया? तो ये जो एडिशनल हिस्से खोदे गए इसमें कुछ और सामान रखे जाते थे, थोड़ा इसके कुछ स्लाइडों के में हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे कि अब ये जो सामान रखा जाता था इसके बेसिस पे हमने कुछ अनुमान लगाए हैं। बट यहां से एक बात समझ में आती है कि ये जनरली जो कब्रें खोदी गई हैं इनको थोड़ा सा बड़ा किया जाता था, हाइट जितनी है आपकी लाश की उससे थोड़ा दोनों तरफ बड़ा करके कुछ सामान जनरली इसमें रखा जाता था। एक ये हो गया। दूसरा, इसी तरीके से आप ये वाली फोटोग्राफ देख लीजिए। ये कब्र जो है एकदम पूरी अच्छे से पक्की करी गई है, खोदने के बाद में इसको अच्छे से पक्का किया गया। पक्का करने के बाद में आपने अपना जो भी मुर्दा है इसमें दफन किया, साथ में कुछ और पॉटरी वगैरह भी आपने यहाँ पे रखी है और उसके बाद में फिर इसको आपने ऊपर से सील किया होगा या फिर इसको दफनाया होगा। अब ये कब्र जो है एकदम पक्की की गई है, ये कब्र उतनी अच्छी स्थिति में नहीं मिली, ये वाली कब्र जितनी अच्छी स्थिति में उतनी अच्छी स्थिति में ये वाली नहीं है, मगर सिर्फ इस बेसिस पे हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये कोई अंबानी जैसा बड़ा आदमी रहा होगा और ये एकदम कोई गरीब आदमी रहा होगा। हम लोग इस एक छोटी सी बात पे ये नहीं कह सकते। ये जरूर है कि जितनी भी कब्रें खोदी गई ज्यादातर में हमको कुछ सामान देखने को मिला है, सामान्य सामान है, बहुत महंगा या कीमती सामान भी नहीं है, मगर पॉटरी या फिर जो सामान खाना पकाने के लिए, पानी पीने के लिए, आपका अनाज वगैरह रखने के लिए लगता है, उस तरीके का सामान आपको जनरली मिट्टी के बने हुए बर्तन, पॉटरी, ये सब कुछ तो देखने के लिए आपको कब्रों में मिला है। Some graves contain pottery and ornaments, perhaps indicating a belief that these could be used in the afterlife. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन कब्रों में से कुछ कब्रों में या फिर मैक्सिमम कब्रों में ये जो पॉटरी आपको यहाँ देखने को मिल रही है, बर्तन बने हुए मिट्टी के रखे हैं, यहाँ पे एक मटका और कुछ बर्तन मिट्टी के रखे हुए देखने को मिलते हैं, कुछ बर्तन यहाँ रखे हुए देखने को मिलते हैं। तो और ये काफी बड़ी मात्रा में है, बहुत सी कब्रों में आपको ये चीजें देखने को मिल रही हैं। इससे एक बात समझ में आती है कि हड़प्पा वाले ये सोच के साथ में अपने कई सारे मुर्दों के साथ में ये बर्तन रखा करते थे कि इनको शायद इसके बाद की जो दुनिया है उसमें इनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये जो बार बार हमको पॉटरी मिल रही है काफी बड़े लेवल पर, और कई जगहों से जो हमको ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स यानी कि जो जेवर वगैरह के तौर पर उस वक्त लोग पहना करते थे, जो भी ऑर्नामेंट्स मिले हैं और जो भी पॉटरी मिली है, और क्योंकि अच्छी खासी मात्रा में मिली है, इससे दो बातें निकल कर आती हैं। एक तो हड़प्पा वाले इस बिलीव के साथ में, इस विश्वास के साथ में ये चीजें उनके साथ में दफन करते थे कि भाई इन चीजों की जरूरत इनको पड़ेगी आफ्टर लाइफ में। दूसरी बात, इनका ईश्वर के ऊपर भरोसा हो या ना हो, ये आफ्टर लाइफ पे भरोसा करते थे। आफ्टर लाइफ पे भरोसा करते थे, इसका मतलब ईश्वर पे भी भरोसा करते होंगे। तो यहां से एक इंडिकेशन मिलता है कि हड़प्पा में एक रिलीजन किसी ना किसी रूप में प्रैक्टिस तो होता था। हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये लोग एकदम इनका कोई खुदा नहीं था या इनका कोई ईश्वर नहीं था एंड ये शायद ईश्वर में नहीं मानते थे। इस तरीके की अटकलें यहां से खत्म हो जाती हैं। अगर आप मौत के बाद कोई दुनिया है या कोई जिंदगी है इसमें बिलीव करते हो, यानी कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पास में एक इंडिकेशन है कि आप किसी तरीके के रिलीजन में या किसी तरीके की रिलीजियस प्रैक्टिसेस में मानते तो थे। और अगर आप लगातार अपने मुर्दों के साथ में इस तरीके से पॉटरी दफन कर रहे हो, इस विश्वास के साथ में कि ये पॉटरी उनके लिए आने वाली जो जिंदगी है मृत्यु के बाद की उसमें ये काम आएगी, तो ये एक इंडिकेशन है कि आप आफ्टर लाइफ में यानी कि जीवन के बाद की मृत्यु के बाद का जो जीवन है उसमें आप भरोसा करते थे, इसके बाद भी कोई दूसरी दुनिया होती है, आप इस तरीके के विचारों में मानते थे। ज्वेलरी हैज बीन फाउंड इन ब्यूरियल्स ऑफ बोथ मेन एंड वुमेन। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात निकल कर आती है कि कुछ ब्यूरियल ऐसे भी हैं जिसमें ज्वेलरी आपको मिली है, जेवर आपको मिले। और ज्वेलरी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सोने चांदी के बने हुए ज्वेलरी हैं, सामान्य तरीके के जो बीड्स होते हैं जिनके बारे में हम सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि बीड्स कैसे बनाए जाते थे, बीड्स या मनके जो होते हैं उसकी बनी हुई ज्वेलरी भी आपको देखने को मिली। अब ये जो ज्वेलरी है, चाहे महिला की ग्रेव हो या चाहे पुरुष की ग्रेव हो, चाहे महिला की कब्र हो चाहे पुरुष की कब्र हो, दोनों की कब्रों में आपको ज्वेलरीज देखने को मिली है। इससे ये समझ में आता है कि ये जो बीड्स या ज्वेलरीज वगैरह हैं सिर्फ महिलाएं नहीं पहना करती थी, ये महिला और पुरुष दोनों पहना करते थे। आज की तारीख में जैसे जेवर हो गए, हार हो गए सोने के या चांदी के, जनरली महिलाएं पहनती हैं, पुरुष इस तरीके की ज्वेलरीज नहीं पहनते। मैक्स टू मैक्स पुरुष जो है आज की तारीख में एक चेन पहन लेंगे, अंगूठी पहन लेंगे, इसके अलावा जेवर नहीं पहनते हैं। महिलाओं की अगर ट्रेडिशनल महिलाओं की बात की जाए, भारतीय नारियों की बात की जाए, तो वो माथे पे भी कुछ पहनती हैं, गले में वो काफी सारे हार डालती हैं, कमर पर भी वो कुछ जेवर पहनती हैं, हाथों में भी कुछ जेवर पहनती हैं, हाथों में चूड़ियां भी पहनती हैं, कंगन पहनती हैं, पैरों में पायल पहनती हैं, तो काफी बड़ी मात्रा में जेवर पहनती हैं। तो आज की तारीख में जब हम समाज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं जेवर कौन पहनता है, ये सवाल अगर हम पूछें तो हमारे दिमाग में इसका जवाब आएगा कि महिलाएं पहनती हैं।
पुरुषों की बात की जाए तो चेन और अंगूठी को हम लोग जनरली जेवर में एज कंसिडर नहीं करते हैं, नहीं तो फिर हमारे दिमाग में पुरुष भी आने चाहिए थे। बट जेवर कौन पहनती है सवाल के जवाब में अगर हमारे दिमाग में महिलाएं आ रही हैं, तो आज का समाज या आज के समाज का मेंटल मेकअप इस तरह से हो गया। मगर उस टाइम पीरियड में महिला और पुरुष दोनों जेवर पहना करते थे, ज्वेलरी पहना करते थे या नहीं पहना करते थे, सवाल का जवाब अगर हम तलाशना चाहें तो ये जो ग्रेव्स हैं ये हमको काफी हद तक इसको समझने में मदद करती हैं। ज्वेलरी जो है एक जैसी आइडेंटिकल आइडेंटिकल या फिर एक जैसी काफी हद तक मिलती जुलती ज्वेलरी महिला हो या पुरुष हो दोनों की ग्रेव्स में आपको देखने को मिली है। इससे यह समझ में आता है या फिर इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ज्वेलरीज या फिर दोनों ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, और लगभग लगभग एक ही जैसी ज्वेलरी मिल रही है, इसका मतलब एक ही जैसे ऑर्नामेंट पहना करते थे। आज की तारीख में कोई पुरुष आपको मिल जाए जो महिलाओं का हार अगर गले में पहन के लटका के घूम रहा हो तो देखने में बड़ा ऑड लगेगा। शायद उस जमाने में ये चीज नहीं थी, उस जमाने में शायद नॉर्मली एक्सेप्टेबल था कि पुरुष और महिलाएं दोनों जो हैं वो ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट्स या मालाएं पहना करते थे, और किसी को शायद वो ऑकवर्ड या ऑड नहीं लगता होगा। मगर क्योंकि हमको ब्यूरियल्स की पिट से, ब्यूरियल की साइट से बड़ी मात्रा में ज्वेलरी महिला और पुरुष दोनों के कब्रों से मिली है, तो यहां से ये बात समझ में आती है कि महिला और पुरुष दोनों जो हैं वो ज्वेलरी पहना करते थे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आपने जिंदगी भर किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया हो और आपकी मृत्यु के बाद ऐसे कोई जो है एक जगह पर आपकी कब्र में उस चीज को डाल दे। एक में या दो में चलो एक्सेप्शनली डाल भी दिया, तो काफी सारे पुरुषों की कब्रों में तो नहीं डाला जाएगा। अगर बार बार आपको ज्वेलरी मिल रही है पुरुषों की कब्रों से, तो फिर ये बात क्लियर है कि महिला और पुरुष दोनों जो है वो ज्वेलरी पहना करते थे, क्योंकि दोनों की ब्यूरियल्स में, दोनों की ब्यूरियल साइट्स में ये आपको मिली है। In fact, in the excavation at the cemetery in Harappa in the mid 1980s, an ornament consisting of 3 shell rings, a jasper, a kind of a semi-precious stone bead, and hundreds of micro beads were found near skull of a male. In fact, ये बात कि भाई पुरुष जो है वो ज्वेलरी पहनते थे तो किस तरह की पहनते थे, ज्यादा ज्वेलरी पहनते थे या नहीं पहनते थे, महिलाओं के बराबर कंपटीशन में पहनते थे या कम पहनते थे, इस तरीके के सवालों के जवाब भी तलाशे जाएं तो अपने को एक छोटा सा इंसिडेंट काम आता है। 1980 के आसपास, इनफैक्ट मिड 1980s यानी कि 1985-86 के आसपास या 84-85-86 में से किसी एक साल में हड़प्पा में एक सिमेट्री यानी कि एक पूरा कब्रिस्तान था, वहां पे खुदाई हो रही थी। उस खुदाई में आपको एक पुरुष की कब्र मिलती है या फिर एक पुरुष का स्कल मिलता है, उसकी खोपड़ी आपको मिलती है। उसके पास में आपको एक ऑर्नामेंट देखने के लिए, एक जेवर देखने के लिए मिलता है जिसमें 3 शेल की रिंग्स थी, 3 कौड़ियां लगी हुई थी। इसके अलावा एक पत्थर लगा हुआ था जो एक सेमी प्रेशियस स्टोन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जेस्पर। इसके बारे में आगे फ्यूचर लेक्चर में बात करेंगे, जेस्पर कैसा दिखता है वो भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कई सारे बीड्स या फिर मनके भी आपको देखने को मिले और कई सारे माइक्रो बीड्स क्या होते हैं ये भी आगे डिस्कस करेंगे। छोटे साइज के जो मनके होते हैं वो भी आपको देखने को मिले, और ये सारी की सारी चीजें एक पुरुष का जो खोपड़ी थी उसके स्कल के पास में उसकी कब्र से आपको देखने को मिली। यानी कि ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनने में महिलाओं से पुरुष किसी मामले में कम नहीं थे, और उस जमाने में पुरुष और महिलाएं दोनों ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। अब ये कोई अपने को बता नहीं रहा हड़प्पा वाला कि हम लोग ऐसा करते थे, मगर ये पूरा का पूरा जो अपना एक पैटर्न या एक सिनेरियो बन रहा है, इसकी मदद से हम लोग ये निष्कर्ष या फिर ये कंक्लूजन लगा सकते हैं। अब हो सकता है कल को अगर कोई दूसरी खोज हो जाए और ये कंक्लूजन डिसरिगार्ड हो जाए तो फिर हम अपनी थॉट प्रोसेस या स्टडी बदल लें, मगर आज की तारीख में जितना आर्कियोलॉजिकल स्टडी हुई है उसकी मदद से दिस स्टैंड्स गुड या फिर दिस होल्ड्स गुड, ये अपने को याद रखना है। चलें आगे बढ़ते हैं। इन सम इंस्टेंसेस द डेड वेर बरीड विद कॉपर मिरर्स। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कई जगहों से, अब ये हर कब्र में नहीं है मगर कुछ कब्रों में आपको ऐसा भी देखने को मिला है कि जो मृत व्यक्ति है उसके साथ में आपने कॉपर का एक मिरर जो है उसको रखा है, कॉपर के मिरर को भी जो है साथ में रखा है। अब मिरर का इस्तेमाल एक ही चीज के लिए होता है, वो है अपना चेहरा देखने के लिए। अगर किसी मृत व्यक्ति के साथ में आप कॉपर का मिरर भी जो है रख रहे हो, दफन कर रहे हो, तो ये फिर एक अकाट्य प्रमाण है इस बात को लेकर कि हड़प्पा वाले मानते थे कि ये जो व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हुई है ये अब किसी दूसरी दुनिया में है, और ये आफ्टर, या फिर यूं बोलूं कि हड़प्पा वाले आफ्टर लाइफ में भरोसा करते थे। और ये सारा सामान इसीलिए रखा जा रहा था क्योंकि इनको लगता था कि भाई आफ्टर लाइफ में इस व्यक्ति को इसकी जरूरत पड़ेगी। इन ऑल सर्टेनिटी ये जो आपकी ग्रेव्स हैं जो मिली हैं जिसमें कॉपर मिलर मिले हैं, महिला पुरुष दोनों की ग्रेव्स में मिले हैं, तो यहां से एक बात समझ में आती है कि अपना चेहरा देखने के लिए, अपने बाल वगैरह संवारने के लिए इसको आफ्टर लाइफ में जरूरत पड़ेगी, इसलिए कॉपर मिरर भी रखो। तो ये एक और इंडिकेशन है कि आफ्टर लाइफ में भरोसा था, कॉपर मिरर मिलना इस बात को बताता है। But on the whole, it appears that the Hadappans did not believe in burying precious things with the dead. तो ये कुछ चीजें हैं, कॉपर मिरर हो गया, मिट्टी के बने हुए बर्तन हो गए, कुछ जगहों पे कुछ आपके ऑर्नामेंट्स वगैरह हो गए, ये कुछ मिले हैं। मगर ओवरऑल जब पूरा स्टडी करते हो, पूरी सिनेरियो को देखते हो, हड़प्पा में जो आपका कब्रगाह मिल गई उसको देख लिया,
मोइंजोदाड़ो में मिल गई, राखीगढ़ी में, कालीबंगन में, लोथल में, धोलवीरा में, अलग अलग जगहों पे जो इसके अलावा शोरतुगई हो गया और इस तरीके के जो दूसरे हड़प्पन सेटलमेंट्स हैं, जो एंशियंट हड़प्पन साइट्स हैं, जब उनको स्टडी किया गया, वहां की ब्यूरियल्स को खोला गया, वहां देखा गया, तो जो पैटर्न निकल कर आया, जो समझ हमारी बनी है, आज की तारीख में हम लोग ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि ओवरऑल हम ये नहीं कह सकते कि हड़प्पा वाले अपने मुर्दा व्यक्तियों के साथ में बहुत ज्यादा कीमती सामान बरी किया करते थे। कुछ एक केसेस में आपको कुछ प्रेशियस आइटम मिल गए, वो एक अलग बात है, मगर ओवरऑल और उसके बेसिस पे फिर आप ये नहीं कह सकते ये जो प्रेशियस आइटम है वो एक बड़ा अमीर किस्म का आदमी रहा होगा, क्योंकि ये बहुत एक्सेप्शनल केसेस में आपको कहीं ना कहीं दो चार छिटपुट जगहों पर ये चीजें हुई हैं। ओवरऑल प्रेशियस सामान ज्यादा देखने को नहीं मिला, बेसिक सामान जिसकी जरूरत पड़ती है वो सामान रखा हुआ मिला है। तो इसके बेसिस पे हम लोग फिर ये निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि आफ्टर लाइफ पे भरोसा था कि, मगर ओवरऑल ये अपने मुर्दों के साथ में प्रेशियस सामान जो है उसको दफन नहीं किया करते थे। ये बात जो है यहां से अपने को समझ में आती है। चले आगे बढ़ते हैं, कुछ कब्रों की फोटोग्राफ्स और देख लेते हैं। ये काफी बड़ी और लंबी चौड़ी कब्र है, इसको बकायदा पक्का किया गया था ईंटों की मदद से और फिर अपने मुर्दे को दफन किया है। उस मुर्दे को प्यास लगेगी आगे शायद, तो उसके लिए एक मटका भी रखा गया है। खाना खाएगा तो उसके लिए एक थाली जैसा एक इंस्ट्रूमेंट, एक ये और आपका एक थाली जैसा एक बर्तन रखा गया है। पानी पीने के लिए और बाकी सामान रखने के लिए या खाना बनाने के लिए शायद उसे बर्तन लगेंगे, इस सोच के साथ में इन लोगों ने और छोटी छोटी पॉटरीज को रखा हुआ है। इसके अलावा कुछ कुछ और इसमें देखने को नहीं मिलता। तो आफ्टर लाइफ में बिलीव था, ये समझ में आता है, मगर प्रेशियस सामान कुछ नहीं मिला। यही जो है जो ये कब्र मैंने थोड़ा देर पहले भी आपको दिखाई थी, उसी की फोटोग्राफ यहाँ ब्लैक एंड व्हाइट में रखी है। फिर वही सामान, वही पैटर्न है, एक मटका रखा है, कुछ बर्तन रखे हैं और यहाँ पे एक दो बर्तन और ज्यादा रख दिया, एक आध शायद एक आध बर्तन और ज्यादा रख दिया। इसके अलावा इसके साथ में कुछ नहीं रखा है। तो आफ्टर लाइफ का पैटर्न समझ में आता है कि भरोसा था, मगर प्रेशियस सामान आपको देखने के लिए नहीं मिलता। एक और मुर्दे की कब्र देखिए, इसने अब गले में अपना कुछ एक छोटा सा ऑर्नामेंट भी पहन रखा है। इसके अलावा कुछ सामान भी इसके पास में रखा हुआ था पोल्ट्री का, जो वक्त के साथ में टूट गया है और पक्की की हुई कब्र है। अब सिर्फ ये ऑर्नामेंट या फिर इसने कुछ ये बीड वगैरह का पहन रखा है गले में, इसके बेसिस पे ये नहीं बोल देंगे कि यहाँ पे क्लास डिफरेंस या कास्ट डिफरेंस या इकोनॉमिक डिफरेंसेस थे, मगर कुछ एक जगहों पर आपको इस तरीके के इंस्टेंसेस मिले हैं। और ये बहुत ज्यादा महंगा या प्रेशियस भी नहीं कहा जा सकता, तो आप इसके बेसिस पे भी नहीं कह सकते कि सिर्फ कुछ लोगों के पास हुआ करता था। ये देखिए कॉपर का मिरर, जब ये चमकता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब इसमें आपको अपना चेहरा ठीक ठाक समझ में आ जाता है। और वही अब इसी के आप कंपेयर करो इस कॉपर मिरर के साथ में जो हड़प्पा वालों ने अपने मुर्दे के साथ में रखा था, तो उसकी कुछ स्थिति इतने हजार सालों में ऐसी हो गई है। मगर जब ये यूजफुल रहा होगा, फ्रूटफुल रहा होगा, जब ये चमकता रहा होगा, तब वो इसमें अपनी शक्ल देख लेते रहे होंगे, इससे उनका काम चल जाता होगा। चल आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक जितनी बातचीत हमने करी है, उससे हमको यह समझ में आया कि ब्यूरियल्स का इस्तेमाल कर कर, ब्यूरियल्स की स्टडी कर कर हम लोग सोसाइटल डिफरेंसेस के बारे में एक ठीक ठाक अंदाजा लगा सकते हैं। और जितना हमने अभी तक हड़प्पन की ब्यूरियल्स को स्टडी किया है, उससे हमको समाज में डिफरेंसेस थे या नहीं थे उसका कोई बहुत सटीक अनुमान नहीं लगता। कुछ बातें और अलग से पता चल जाती हैं, मगर अगर डिफरेंसेस थे, क्लास डिवाइड था, कास्ट डिवाइड था, सोशल या इकोनॉमिक डिवाइड थे, तो वो उसके बारे में बहुत ज्यादा सटीक अनुमान हमको वहां पर नहीं मिल पाते। उतना सटीक अनुमान जितना गीजा के पिरामिड्स और एक सामान्य इजिप्शियन व्यक्ति की कब्र को देखकर लगाया जा सकता है, उतना क्लियर एविडेंस हमको यहां पर देखने के लिए नहीं मिलता। तो ब्यूरियल्स का टॉपिक खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब इसकी बात करते हैं, देखते हैं सर। चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है लुकिंग फॉर लग्जरीज। अब पहला सवाल तो ये कि ये टॉपिक पढ़ना क्यों पड़ रहा है। इसकी वजह यह है कि इसके पहले वाला जो टॉपिक था जिसमें हमने ब्यूरियल्स के बारे में बात करी थी, वो बेसिकली एक टेक्निक या फिर एक तरीका है जो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है एक सिविलाइजेशन के सोशल या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे डिविजन्स को चेक करने के लिए। वो टेक्निक या वो तरीका ब्यूरियल्स को स्टडी करने का हड़प्पन सिविलाइजेशन के केस में फेल हो जाता है, फेल हो गया है। इसकी मदद से हम लोग सटीक तौर पर या निर्णायक तौर पर कोई अनुमान या कोई कंक्लूजन नहीं लगा सकते। तो एक टेक्निक अगर आपकी फेल हो गई तो ऑब्वियस सी बात है आप दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि अगर एक दवाई से आपका या एक दवा से अगर आपको आपका बुखार नहीं उतर रहा, आपका मर्ज ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आपको दूसरी दवाई दी जाएगी। बस ये जो अब आपका लुकिंग फॉर लग्जरीज का टॉपिक है, ये इसमें हम लोग उस दूसरी दवाई या फिर उस दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे जिसकी मदद से सोशल या फिर इकोनॉमिक बेसिस पे डिफरेंशिएशन हड़प्पन के बीच में था या नहीं था, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखते हैं
Another strategy to identify social differences is to study artifacts, which archaeologists broadly classify as utilitarian and luxuries. यानी कि ये जो लुकिंग फॉर लग्जरीज का टॉपिक है, इसमें हम लोग एक दूसरी स्ट्रेटजी के बारे में बातचीत करेंगे, जिसकी मदद से सोशल डिफरेंसेस को स्टडी किया जाएगा। इसमें हम लोग करते ये हैं, या स्ट्रेटजी में किया ये जाता है कि ये जो सभ्यता है जिसके सोशल या इकोनॉमिक डिफरेंसेस को आप पढ़ना चाहते हो, इसके द्वारा पीछे छोड़े गए जो भी आर्टिफैक्ट्स हैं, जो भी इस्तेमाल किए जाने वाले सामान हैं, उनको स्टडी किया जाता है। इनको स्टडी करने के पहले जितना भी सामान इन सभ्यताओं से हमको मिला है, इनको हम लोग दो कैटेगरी में, या आर्कियोलॉजिस्ट जो है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यूटिलिटेरियन एंड दूसरा है लग्जरीज। तो यूटिलिटेरियन जो कैटेगरी है, इसमें वो सामान आता है जो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल हो रहा है, जो डे टू डे एक्टिविटीज में आपके काम आता है। और लग्जरीज की कैटेगरी में वो सामान आता है जो रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल नहीं होता, या फिर ऐसा सामान है जो सब लोग जो है अफोर्ड नहीं कर सकते, या ऐसा सामान है जो किसी स्पेशल ओकेजन पे इस्तेमाल किया जाता है, या महंगे सामान या महंगे मटेरियल से बनाया गया। तो यूटिलिटेरियन एंड लग्जरीज, ये दो कैटेगरी में हमने इनको डिवाइड कर लिया। द फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑफ डेली यूज मेड फेयरली इजीली आउट ऑफ ऑर्डिनरी मटेरियल सच एज स्टोन और क्ले। तो ये जो पहली कैटेगरी है यूटिलिटेरियन की, इसमें कौन सा सामान आता है? इसमें वो सामान आता है जो उस ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है, जो आसानी से मिल जाता है एंड रेगुलर बेसिस में इस्तेमाल होता है। तो ऑर्डिनरीली आपको क्या सामान मिल जाता है? पत्थर मिल जाते हैं, क्ले मिल जाता है, स्टोन मिल जाता है, ब्रिक्स मिल जाती हैं, इस तरीके की चीजें जो आपको सामान्य तौर पे आसानी से मिल जाती हैं। इनसे बनाए गए सामान जिनका डे टू डे बेसिस पे डेली इस्तेमाल होता है, या जनरली इनका मैक्सिमम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको यूटिलिटेरियन सामान बोला जाता है। आज की टाइम पीरियड की बात करें तो सुबह उठकर सब लोग ब्रश करते हैं, टूथब्रश का इस्तेमाल किया जाता है, टूथपेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो टूथब्रश या फिर ये जो टूथपेस्ट है, ये एक यूटिलिटेरियन सामान की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि लगभग सब इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई अगर टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं करता तो फिर वो बबूल या फिर नीम की जो आपकी दातून होती हैं वो इस्तेमाल करते हैं, मिसवाक वगैरह बना के यूज करते हैं उसका, मगर मोर और लेस ब्रश तो सभी लोग करते हैं। इसी तरीके से नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल सभी को करना है, तो ये आपका यूटिलिटेरियन कैटेगरी में आ जाता है। कपड़े सब पहनते हैं। अब जनरली जो सामान्य आपके घर के कपड़े होते हैं, अगर हम लोग एक ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बहुत एक्सट्रीम अगर महंगे कपड़ों की बात नहीं करें, एक आपका सामान्य किस्म के जो कपड़े हैं वो भी यूटिलिटेरियन कैटेगरी में आ जाते हैं। तो पॉइंट ये है, जो डे टू डे सामान है, जो डे टू डे आपके इस्तेमाल का सामान है, नमक सबने इस्तेमाल करना है, रोटी सबने खानी है, अब तो या फिर जो आपके रेगुलर आपकी खाने पीने का जो सामान है वो रेगुलर आपने इस्तेमाल करना है, मसाले सबका इस्तेमाल सबने इस्तेमाल करने हैं, तो ये सारी चीजें यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आ जाती हैं। फ्रिज लगभग लगभग आज की तारीख में सब इस्तेमाल करते हैं, टीवी सबके घरों में होता है, मोबाइल फोन बहुत महंगा वाला नहीं, मगर एक जो जनरल आपको इस्तेमाल के लिए डे टू डे कम्युनिकेशन के लिए जिसकी जरूरत पड़ती है, इसको भी आज की तारीख में या आज के पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? ऐसे सामान जो ऑर्डिनरीली मटेरियल से बनाए गए हों, ऑर्डिनरी किस्म का जो आपको आसानी से मिलने वाला सामान होता है उससे बनाए गए हों, और इनका डे टू डे बेसिस पर रेगुलर जो है इस्तेमाल होता हो, और लगभग लगभग मोस्ट ऑफ द पीपल या फिर मेजॉरिटी जो है इनका इस्तेमाल करते हो, तो ये यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा होता है, दूसरे होते हैं आपके लग्जरीज। इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। अब ये जो यूटिलिटेरियन की कैटेगरी है, हड़प्पा से या फिर जो बीती हुई सभ्यताएं हैं, उनमें कौन सा सामान है जिसको हम लोग यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में रखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो क्वेंस होते हैं, पॉटरी होती है, नीडल्स होते हैं, फ्लैश रबर, इस तरीके की चीजें होती हैं जो जनरली आपको थ्रू आउट द सेटलमेंट देखने को मिलती हैं, इनको जो है रखा जाता है। जैसे ये बर्तन हो गए, ये पॉटरी। अब आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के किसी भी इलाके में खोद लो, कहीं पर भी जो है आप खुदाई करो, कहीं पर भी जो एक्सकवेशन करो, आपको पॉटरी तो देखने के लिए मिलेगी। अब जनरल इस्तेमाल होता था इस पॉटरी का, ये जो मटके हैं इसमें पानी भर के रखा जाता होगा या कोई सामान स्टोर किया जाता होगा। चाहे आप बड़े से बड़े व्यक्ति का घर जो है वो खोज लो, चाहे आप छोटे से छोटे सामान्य आदमी का घर खोज लो, आपको ये पॉटरी देखने को मिलनी ही मिलनी है। तो इस तरीके का सामान जो बहुत लगभग लगभग जन सामान्य के द्वारा, सब लोगों के द्वारा इस्तेमाल होता हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एंड जो थ्रू आउट द सेटलमेंट्स आपको देखने को मिले, वो सिविलाइजेशन के जितने आप अलग अलग इलाकों में चले जाओ, हर जगह जब आप खुदाई करोगे तो आपको वो सामान देखने के लिए मिलना चाहिए। आज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कर लीजिए कि आज की तारीख में जो पूरा समाज बना है, किसी तरीके की कोई कैलेमिटी आ जाए, कोई बाहर से आपका एस्ट्रॉइड आके टकरा जाए, कुछ और ये सभ्यता खत्म हो जाए।
एंड सब कुछ जो है एज इट इज इसके ऊपर मिट्टी की एक लेयर चढ़ जाए और सब कुछ समाप्त हो जाए। कुछ वक्त के बाद में जो कुछ इंसान बच गए थे वो धीरे धीरे फिर से अपनी सिविलाइजेशन को बनाना शुरू करें एंड अल्टीमेटली फिर से जो है कुछ हजार सालों में हमारी सिविलाइजेशन बनकर खड़ी हो। अब यूटिलिटी, अब ये लोग जो है लेट से ये जो पूरा का पूरा इलाका है जो पूरा दबदबा गया है इसको खोदते हैं और यहाँ पर जो सामान मिलता है उसको स्टडी करना शुरू करते हैं। तो जाहिर सी बात है आईफोन 15 आज की तारीख में जो है वो एक लग्जरी आइटम है, सबके पास में तो नहीं है, ये बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेगा। मगर मोबाइल फोन तो सबके पास में है, वो सबके पास देखने को मिलेंगे। तो सामान्य या फिर जो अफोर्डेबल किस्म के मोबाइल फोन है जिनमें जनरली एंड्रॉइड पे चलते हैं वो आपको बड़ी मात्रा में मिलेंगे। और आईफोन 15 जो है आज की तारीख में जो आप लग्जरी मान सकते हो ये बहुत कम मात्रा में मिलेगा। तो बाद में जब इनको ठीक ठाक मात्रा में ये सामान मिल जाएगा और इसको स्टडी करेंगे, जाहिर सी बात है फोन तो उस वक्त में काम करेंगे नहीं, उनके बनावट, उनका पैटर्न, उनके ऊपर जो भी थोड़ा बहुत लिखा हुआ है सारी चीजें देखेंगे तो उसके बेसिस पे वो ये जो यूटिलिटेरियन की कैटेगरी है उसमें एंड्रॉइड के फोन डाल देंगे और जो आईफोन 15 है उसको लग्जरी की कैटेगरी में डाल देंगे। प्लस वो ये भी नोटिस करेंगे कि आप ये सिविलाइजेशन में कहीं पे भी चले जाओ आपको एंड्रॉइड वाले फोन तो बड़ी मात्रा में मिल रहे हैं, ये आईफोन या फिर एप्पल के प्रोडक्ट आपको बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं। तो ये अपने को याद रखनी है, ये बस एक बात है जो समझाने के लिए बताई है कि यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में जो भी सामान आता है लगभग मोर और लेस आपको सब लोगों के पास में मिल जाएगा। और ये सामान ऐसा सामान होता है जो पूरी सिविलाइजेशन में फैला हुआ है, उसके किसी भी इलाके में आप चले जाओ जब आप खुदाई करोगे तो आपको वो सामान वहां पे सेटलमेंट्स में देखने के लिए मिल जाएगा। चले आगे बढ़ते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अज्यूम objects were luxurious if they are rare or made from costly non-local material or with complicated technologies। तो वही बात कि यूटिलिटेरियन में जो सारी लॉजिक्स को लगाया गया उसी चीज को आप पलट दो तो फिर आपको कॉस्टली सामान जो है या फिर ये जो लग्जरी आइटम की कैटेगरी है उसका सामान मिल जाएगा। अब आर्कियोलॉजिस्ट क्या अज्यूम कर कर चलते हैं कि भाई उस तरीके का सामान लग्जरियस माना जाएगा या फिर उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग या फिर उस तरीके के आर्टिफैक्ट्स को हम लोग लग्जरियस आइटम्स की कैटेगरी में डालेंगे जो या तो बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं या फिर जिनको बनाने के लिए जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है वो मटेरियल्स बहुत मुश्किल से मिलते रहे होंगे, वो मटेरियल्स कॉस्टली रहे होंगे, या फिर ऐसे मटेरियल जो लोकली अवेलेबल नहीं है जिनको कहीं दूर से लाना पड़ रहा है, नॉन लोकल मटेरियल जो है उसका इस्तेमाल हो रहा होगा। या फिर अगर सामान्य मटेरियल से भी बनाया जा रहा है बट कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर बनाया जा रहा है जिसको बनाने में बहुत टाइम एंड एफर्ट लग रहा है, तो इस तरीके के जो सामान होंगे उसको फिर हम लोग ये उस तरीके के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग लग्जरी की कैटेगरी में डालेंगे। तो यहाँ पे अपने को ध्यान रखना है यूटिलिटेरियन और लग्जरी आइटम्स की कैटेगरी में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है। लग्जरी आइटम उनको माना जाएगा जो या तो बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, वही आईफोन 15 का एग्जांपल आप लेकर चल सकते हो कि आज को अगर ये सब खत्म हो जाए तो आईफोन 15 बड़ी कम मात्रा में है आज की तारीख में लोगों के पास में, तो बाद में अगर कोई फिर एक सिविलाइजेशन खड़ा होकर इनका एक्सर्वेशन करेगी तो उनको आईफोन 15 बहुत कम मात्रा में देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत महंगा बिक रहा है, मैक्सिमम लोग तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो पॉइंट वही है कि अगर आपको कोई ऐसा सामान है जो बहुत कम मात्रा में बहुत रेयरली देखने को मिलता है, सोने के जो आपके आभूषण हो गए वो ऐसे आपको कहीं पे पड़े हुए तो देखने को मिल नहीं जाते, उसको बहुत संभाल के बहुत जुगत से रखा जाता है। तो इस तरीके का सामान जो बहुत रेयरली या तो देखने को मिल रहा है या फिर वो इस तरीके का सामान है जो बहुत कॉस्टली किस्म की चीजों से बना है, हीरो से बनाया हुआ है, रत्नों से बनाया हुआ कोई जेवर या आभूषण हो गया, वो बहुत कॉस्टली किस्म के आइटम से बना हुआ है। चाहे आप उसको लोहे में जो है लोहे का हार बना दो और उसमें जो है आप मटेरियल लगा दो, या फिर आप किसी और नॉन प्रेशियस मेटल का इस्तेमाल करो और उसमें जो है आप इसको ढाल दो, मगर अगर आपने बहुत महंगे किस्म के रत्न इस्तेमाल किए। तो पॉइंट इज कि अगर कोई चीज बहुत रेयरली मिल रही है या फिर बहुत कॉस्टली बहुत नॉन लोकल किस्म के मटेरियल से बनाई गई है, या फिर अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी की मदद से बनाई गई है, अगर कॉस्टली मटेरियल से नहीं बनी, लोकल मटेरियल से बनी है, नॉन लोकल मटेरियल से भी नहीं बनी, मगर उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस या बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज की मदद से बहुत टाइम देके बहुत एफर्ट देके बनाया गया है, तो इस तरीके का जो सामान है उसको भी जो है हम लोग लग्जरियस आइटम की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि मार्बल की बात कर लें तो मार्बल हालांकि हर जगह नहीं मिलता बट फिर भी जहां पे मिलता है वहां ठीक ठाक मात्रा में मिल जाता है। अब एक सामान्य मार्बल का टुकड़ा है, उसकी as such की बहुत ज्यादा कीमत नहीं होती, बट उसी मार्बल के टुकड़े को अगर आप तराश के उसकी मदद से कोई शो पीस बना रहे हो तो फिर वो बहुत महंगा बिकेगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से अब उसको बहुत तराश के एक बहुत खूबसूरत सा शो पीस बनाने में और उसको अच्छे से पॉलिश वॉलिश करने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत टेक्निक लगेगी, बहुत आपका शिल्प और कला लगेगी। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं, जब आपको मटेरियल जो है अगर नॉन लोकल नहीं भी है
है, या फिर अगर कंपैरेटिवली थोड़ा आसानी से मिल भी जाता है, बट अगर उसको कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज की मदद से बहुत श्रम और बहुत एफर्ट देके बनाया गया है तो जाहिर सी बात है फिर वो महंगा बिकेगा, एंड फिर उसको हम लोग यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में नहीं रख सकते, उसको फिर लग्जरी की कैटेगरी में रखना है। तो याद रखिएगा लग्जरी आइटम्स कौन से होते हैं, या आर्कियोलॉजिस्ट जो बीती हुई सभ्यताओं के ऑब्जेक्ट्स हैं जब उनको क्लासिफाई करते हैं तो लग्जरी ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में किनको रखते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं, कम मात्रा में मिल रहे हैं, महंगे हैं, या फिर महंगे मटेरियल्स, या तो महंगे मटेरियल्स वगैरह से बनाए गए हैं, ऐसे मटेरियल से बनाए गए हैं जो उस इलाके में सामान्य तौर पे देखने को नहीं मिलता, या फिर उनको बनाने में मटेरियल्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी या फिर जो एफर्ट लगाया गया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। Thus, little pot of fanes, a material made of ground sand or silica mixed with color and gum and then fired, were probably considered precious because they were difficult to found. अब यहां पर ये जो आपको एक छोटा सा एक पॉट देखने को मिल रहा है, इसको फेन स्पॉट बोला जाता है। फेन स्पॉट इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको बनाना उस टाइम पीरियड के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मुश्किल था। इसको बनाने के लिए या तो आप सामान्य रेत का इस्तेमाल करते थे और उसमें फिर आप कलर मिलाकर इसको जो है और उसमें फिर आप गम मिलाते थे, जो गोंद आपको मिलता है उसको मिला के फिर एक पेस्ट बनाते थे, और पेस्ट से फिर इसका जो आकार है उसको गढ़ते थे और फिर उसको जो है आग में पकाया जाता था। अब ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इसको बनाने में काफी मुश्किलात आएंगी, बजाय इसके कि आप नॉर्मल क्ले का इस्तेमाल कर यही जो है फेन्स का ये छोटा सा पॉट बना दो। तो बनाने की टेक्निक क्या है, बनाने के लिए किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है, उन सब के बेसिस पे फिर हम लोग जो है अंदाजा लगाते हैं कि ये चीज प्रेशियस है या नहीं है। अब ये जो छोटी सी फेन्स की डिब्बी है या डिबिया है, इसको प्रेशियस माना जाता है क्योंकि इसको बनाने के लिए प्रोसेस बड़ी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल की जा रही है। नॉर्मल सैंड है या फिर सिलिका है, उसमें आपने कोई रंग मिलाया, उसके बाद में फिर आपने उसमें गोंद मिलाई और उसके बाद में फिर उसमें फायरिंग वगैरह उसको फिर शेप दिया, फिर उसको जो है पकाया। अब ये लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इतनी सारी गोंद ढूंढना पड़ेगी, फिर सिलिका में डालने के लिए कलर जो है वो ठीक ठाक मात्रा में ढूंढना पड़ेगा, फिर मिलाकर आप उसको जो है बनाओगे, बनाने के बाद उसको पकाओगे, बीच में कितनी बार उसका शेप बिगड़ेगा उसको फिर ठीक करोगे। 10 तरीके की चीजें हैं, और आज से 4-4,500 साल पहले सोच के देखिए ये सारी चीजों को ठीक ठाक या प्रचुर मात्रा में इकट्ठा करना, कि एक बार अगर खराब हो जाए तो फिर दूसरी बार बना लें, दूसरी बार खराब हो जाए फिर तीसरी बार बना लें, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था उस टाइम पीरियड में। इनको ढूंढना और सारी चीजों को इकट्ठा करके इस तरीके के छोटे छोटे अब ये छोटी छोटी फेन्स की पॉट या डिबिया बनाना मुश्किल काम था, इसलिए इसको हम लोगों ने रख दिया है प्रेशियस आइटम्स या प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स की या लग्जरी ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में। इस तरीके से जो है क्लासिफिकेशन वगैरह किया जाता है। अब यहां पे फिर जो आपको अब यहां पे इसका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि अब जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं, प्रेशियस ऑब्जेक्ट्स हैं या इस तरीके के जो लग्जरी ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आपको बहुत कम मात्रा में देखने को मिल रहे हैं, कुछ सर्टेन जगहों पर देखने को मिल रहे हैं और कंसंट्रेटेड बहुत कम मात्रा में मिल रहे हैं, बाकी जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं जो यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में आते हैं वो बड़ी मात्रा में देखने को मिल रहा है, तो फिर उससे क्लियर हो जाता है कि जाहिर सी बात है समाज में कुछ लोग ऐसे थे जो ये लग्जरी आइटम्स अफोर्ड कर पाते रहे होंगे और मैक्सिमम लोग जो थे वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते रहे होंगे। तो इसके बेसिस पे फिर आप ये प्रमाण के बेसिस पे कह सकते हैं, इसके बेसिस पे कह सकते हो कि समाज में जो डिवाइड था इकोनॉमिक बेसिस पर तो था, सोशल बेसिस पे आप कुछ कहो या ना कहो, मगर इकोनॉमिक बेसिस पर तो डिवाइड था, और इकोनॉमिक बेसिस पर ही जो डिवाइड है वो आगे चलकर सोशल बेसिस पे भी डिवाइड बनने का कारण बनते हैं। तो कम से कम अटकल तो लगाई जा सकती है कि हाँ यार इकोनॉमिक डिवाइड था तो शायद इसने आगे जाके सोशल डिवाइड का भी रूप ले लिया होगा, तो ये डिवाइड इकोनॉमिक तो था और इसके बेसिस में हम लोग कह सकते हैं कि सोशल भी रहा होगा। इस तरीके के अजम्पशंस यहां पे लगाए जा सकते हैं। तो लग्जरी आइटम्स मिलना और इस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन होना आपको कहीं ना कहीं इस तरीके के अजम्पशंस लगाने में मदद करता है। जो हमारा पहला ब्यूरियल मेथड था जहां पे फेल हो गया था, वहां पर यह मेथड काम आ जाता है। हालांकि यह मेथड भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। अगर आपको लग्जरियस आइटम मिल गया और उसके बेसिस पर फिर आपने एकदम आंख बंद करके कह दिया कि नहीं डिवाइड था, तो यह बात भी सही नहीं है। इसकी वजह है कई बार सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि आपको ऐसे आर्टिकल्स जो डेली यूज के होते हैं वो तो मिलते हैं, मगर वो डेली यूज के आइटम्स बने जिन चीजों के रहते हैं वो अपने आप में जो है बहुत महंगी हो जाती हैं, या फिर वो बहुत रेयर किस्म के ऑब्जेक्ट्स वगैरह से जो है इनको बनाया जाता है, तो फिर आप प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि ये डेली यूज का आइटम है मगर बनाया उस मटेरियल की मदद से गया है जो कहीं दूर दूर तक देखने को नहीं मिलता। अब इसको यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में रखें या फिर इसको जो है हम लोग लग्जरी की कैटेगरी में रखें, यहां पर जाके फिर जो है एक प्रश्न चिन्ह या फिर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। अब फिर यहां पर सवाल उठता है कि इसको हम लोग कैसे क्लासिफाई करें या इसको कैसे हम लोग कैटेगराइज करें। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये फोटोग्राफ में आपको जो देखने के लिए मिल रहा है
एक तो आपको एक स्टिक देखने के लिए मिल रही है और उसके साथ में इस तरीके के छोटे छोटे ये स्पिंडल्स देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक स्पूल हो गया और एक स्पिंडल्स हो गए। इनकी मदद से जो कॉटन होता है या फिर जो रुई होती है उसको काट कर उसके धागा बनाया जाता है और धागा वगैरह फिर जो है उसको फिर इस्तेमाल करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं। अब धागा बनाने की प्रक्रिया बड़ी सिंपल है। आप एक सामान्य लकड़ी की मदद से भी ये स्पूल और स्पिंडल बना सकते हो और यहाँ कई बार अगर आपको इस तरह और इसकी मदद से फिर आप धागा काटोगे और धागा वगैरह काट के फिर आप कपड़ा वगैरह बनाओगे। अब दिक्कत यह है कि हमको कई बार इस तरीके के स्पूल या स्पिंडल मिल जाते हैं जो ऐसे मटेरियल से बने हुए हैं जो बहुत आसानी से नहीं मिलता या फिर जो बहुत रेयरली पाया जाता है। अब दिक्कत ये आ गई कि यार ये हम लोग अब किस कैटेगरी में रखें, इसको हम लोग अब लग्जरी की कैटेगरी में रखें या फिर इसको हम लोग अब यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में रखें। और फिर यहां से सवाल उठ जाता है कि यार इस तरीके का सामान जो सामान्य जो चीजें हैं उनको बनाने के लिए डे टू डे एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है मगर ये बहुत महंगे किस्म के मटेरियल से बनाया गया है, बहुत रेयरली किस्म के मिलने वाले मटेरियल से बनाया गया, तो फिर किस कैटेगरी में रखें। इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक पेन है वो 2 रुपए का है, 2 रुपए का पेन आता है या फिर एक 5 रुपए का पेन आता है जिसका इस्तेमाल जनरली आज की तारीख में लोग लिखने के लिए करते हैं। मगर पेन तो फिर मॉन्ट ब्लैंक के भी आते हैं जो 5-5 लाख रुपए के मिलते हैं, 10-10 लाख रुपए के पेन आते हैं। कई लोग सोने के जो है वो सोने के पेन इस्तेमाल करते हैं, वो और लाखों में बिकते हैं। अब इस काम जो है उसका लिखना है, राइटिंग या फिर जो भी आपको रेगुलर साइन वगैरह करना है, डे टू डे एक्टिविटी है। मगर एक पेन 2 रुपए का आ रहा है और एक पता चला कि वो 2 लाख रुपए का आ रहा है। अब कल को अगर ये सभ्यता खत्म हो गई और आपको फिर इस तरीके के पेन मिलते हैं जो प्लास्टिक के 2-2, 5-5 रुपए के हैं, वो टनों के हिसाब से मिल रहे हैं। और कुछ पेन ऐसे भी मिल गए जो आपके बहुत महंगे हैं या फिर जो डे टू डे एक्टिविटीज आपको दिख रहा है कि सामान्य मटेरियल से नहीं बने, तो फिर अब आप क्या करोगे? इस पेन को जो इसका काम जो है लिखना है, जो डे टू डे एक्टिविटी है, इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? आप इसको यूटिलिटेरियन की कैटेगरी में रखोगे या इसको या फिर जिस मटेरियल से बना हुआ है उसके चलते इसको लग्जरी की कैटेगरी में रखोगे? तो कहने का मतलब यह है कि ये टेक्निक भी पूरी तरीके से फुल प्रूफ नहीं है। इसमें भी कई सारे आपके छेद हैं, इसमें भी कई सारे लूप होल्स हैं और उसके चलते फिर और भी फर्दर दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ इसी में जो बातें मिल गई उसको अकाट्य प्रमाण नहीं मान लिया जाता या इसी के बेसिस पर जो है एक फाइनल कंक्लूजन नहीं लगा लिया जाता। तो ये अपने को ध्यान रखना है। The situation becomes more complicated when we find what seems to be articles of daily use, such as spindle walls made of rare materials such as fanes. Do we classify them as utilitarian और luxury? तो वही बात है कि सामान्य इस्तेमाल की चीजें हैं मगर लग्जरी मटेरियल से बनाई गई हैं, अब किस तरीके से क्लासिफाई करोगे? तो ये इस पर्टिकुलर टेक्निक का एक लूप होल है, इसमें एक ये कमी जो है देखने को मिलती है। If we study the distribution of such artifacts, we find that rare objects made of valuable materials are generally concentrated in large settlements like Mohenjo-daro and Harappa and are rarely found in the smaller settlements. For example, miniature pots of fanes, perhaps such as perfume bottles, are mostly found in Mohenjo-daro and Harappa, and there are none from small settlements like Kalibangan. तो अब ये जो सामान आपने क्लासिफाई कर लिया, कैटेगराइज कर लिया यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी की कैटेगरी में, अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टडी हम लोग करा जाता है और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन आप स्टडी करोगे उसकी मदद से फिर अपने को एक बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति समझ में आती है कि क्लास डिवाइड या इकोनॉमिक एंड सोशल बेसिस पे डिवीजन या डिस्टिंक्शन किस तरीके से किए गए थे। तो ये जितना भी आर्टिफैक्ट्स को आपने को डिवाइड किया है यूटिलिटेरियन एंड लग्जरी में, इनको फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट आप या फिर किस तरीके के मटेरियल्स से बने हुए ऑब्जेक्ट्स आपको कहां और कितनी मात्रा में देखने को मिल रहे हैं। अब ये स्टडी किया गया है कि जो रेयर ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर जो लग्जरी की कैटेगरी में आने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं जो वैल्यूएबल मटेरियल से बने या डे टू डे एक्टिविटीज में इस्तेमाल नहीं होते, ये जनरली लार्ज सेटलमेंट्स में देखने के लिए मिलते हैं। जैसे मोहनजोदाड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, ये जनरली इस तरीके की लार्ज सेटलमेंट्स में मिलते हैं। और कालीबंगन जैसी छोटी मोटी सेटलमेंट्स में ये बहुत या तो कम मात्रा में है या फिर बिल्कुल ही देखने को नहीं मिलते। जैसे फेन्स की जो ये छोटी सी मिनिएचर पॉट है, ये जो छोटी सी डिब्बी है जिसको बनाने की प्रोसेस अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लिकेटेड है, जिसके चलते इसको लग्जरी आइटम्स में काउंट किया जा रहा है, इसका हो सकता है परफ्यूम बॉटल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा होगा, सामान्य तौर पर ये आपको देखने को नहीं मिलती। अब पता ये चलता है कि ये हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो जैसे बड़े बड़े सेटलमेंट्स में तो देखने को मिल रही है, मगर कालीबंगन जैसे छोटे सेटलमेंट्स में एक भी इस तरीके की डिब्बी आपको देखने को नहीं मिली। तो यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है कि नो डाउट यहां पर जो है डिवीजन था और ये जो छोटे मोटे आपके जो सेटलमेंट्स थे वहां पर इस तरीके के लोग नहीं रहते थे जो फेन्स की इस तरीके की डिब्बी जो है अफोर्ड कर सकते परफ्यूम बॉटल के तौर पर या जो भी इसमें रखा जाता था उसके लिए। तो इसके बेसिस पे आपने असम्पशन लगा लिया। इसी तरीके से अगर हम सोने की बात कर लें तो सोना या सोने से बने हुए आभूषण या चीजें भी जो थे बहुत रेयरली आपको देखने को मिलती हैं, बहुत कम जगहों पे या बहुत कम सेटलमेंट्स में देखने को मिलती हैं। और
जहां पे भी जनरली इस तरीके की गोल्ड की हमको चीजें देखने को मिली हैं वो होर्ड्स में देखने को मिली हैं, यानी कि छुपाकर इनको रखा गया था, वहां पर ये हमको देखने को मिली है। अब अपने एग्जांपल की मदद से भी इसको समझते हैं। जैसे कि अगर यहाँ आज की तारीख में कुछ ऐसा हो गया कि अपनी सिविलाइजेशन जैसी है वो जस की तस खत्म हो जाए और मिट्टी विट्टी से सब कुछ दबदबा जाए, तो अब जब बाद में एक्सकवेशन होगा तो बड़े बड़े जो शहर हैं, दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, यहां पर आईफोन 15 आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलेंगे। महंगा और लग्जरियस सामान यहाँ पे बड़े बड़े सेटलमेंट में आपको खूब देखने को मिलेगा। मगर झुमरी तलैया जैसा एक छोटा मोटा सेटलमेंट है या फिर बहुत छोटा सा कोई गांव है मध्य प्रदेश का या फिर किसी जगह का दूर दराज का कोई कस्बा है, तो वहां पर तो आईफोन 15 मिलने की संभावना ना के बराबर है। इसी तरीके से जो महंगा सामान है, जो लग्जरी आइटम है, वो मॉन्ट ब्लैंक का कोई 2.5 लाख का, 3 लाख का या 5 लाख का पेन जो है वो झुमरी तलैया जैसे छोटे सेटलमेंट में इस्तेमाल करेगा नहीं आदमी। इसी तरीके से जो लग्जरियस आइटम है वो बड़े शहरों में तो आपको कंसंट्रेटेड मिलेगा, दिल्ली मुंबई जैसे, मगर छोटी जगहों पे देखने को नहीं मिलेगा, या तो बहुत कम मात्रा में मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलेगा। बस वही लॉजिक यहाँ पर है कि जो आपका लग्जरियस आइटम है वो बड़े सेटलमेंट्स मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा में तो देखने को मिल जाते हैं। कालीबंगन या कालीबंगन जैसे छोटे जो सेटलमेंट्स हैं वहां पे देखने को नहीं मिलते। तो इससे अपने को समझ में आता है कि हाँ भाई, इकोनॉमिक डिवाइड तो था, और क्योंकि इकोनॉमिक डिवाइड था तो उसी के चलते सोशल डिवाइड भी आता है, इसलिए यहीं से मान सकते हैं कि सोशल डिवाइड भी था। सोना भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम मात्रा में है, बहुत रेयरली देखने को मिलता है और होर्ड्स में छुपा के रखा गया है। तो जैसे ये होर्ड्स हैं, इसमें अब ये सोने का कुछ सामान वगैरह जो है छुपा के कहीं पे रखा गया था, इसमें भर के इसको कहीं पे जमीन में गाड़ दिया और बाद में खोदते हुए आपको जो है खुदाई वगैरह करते वक्त, एक्सकवेशन करते वक्त ये मिला। तो इससे ये समझ में आता है कि लोग चाहते थे कि इनको आसानी से ना ढूंढा जाए, या फिर जिन्होंने गाड़ा था उनकी इच्छा या मंशा ये थी कि हम ही को मिले, बाद में कोई और जो है इसको ना ढूंढ पाए। इससे ये क्लियर हो जाता है कि ये रेयर है, ये सबके पास में नहीं हुआ करता था, और जिसके पास में था वो उसको बचा के या प्रोटेक्ट करके रखना चाहता था। अब अगर कोई चीज सबके पास में नहीं मिल रही है, फिर वो आपको एक इकोनॉमिक डिवाइड का एक इंडिकेशन देती है, और इकोनॉमिक डिवाइड के बेसिस पे, क्योंकि सोशल डिवाइड होता है, इसलिए यहां से सोशल डिवाइड भी जो है था वो अपने को समझ में आ रहा है। तो hoards are objects kept carefully by people often inside containers such as pots। तो वही बात है कि अगर किसी चीज को इस तरीके से छोटे मोटे पॉट्स में भर भरा के कहीं पे दबा के गाड़ के रखा गया था तो उसको होर्ड बोला जाता है। और जनरली सोना या ज्वेलरी जो है इस तरीके के होर्ड्स में आपको देखने को मिलती है। सच होर्ड्स कैन बी ऑफ ज्वेलरी और मेटल ऑब्जेक्ट्स saved for reuse by metal workers। if for some reasons the original owners do not retrieve them, then they remain where they are left till some archaeologists find them। तो यही इस तरीके के होर्ड्स में सामान वगैरह को इस तरह से भर के रख दिया गया होगा। अब बाद में इतिहास में जिसने भी छुपाया था वो अगर मारा गया या वापस नहीं आया या किसी वजह से उसने उसको नहीं निकाला, और फिर किसी और ने भी पूरे इतिहास में अगर उसको नहीं खोजा, नहीं वो उसको ढूंढ पाए, तो बाद में एक्सकवेशन होते वक्त में आर्कियोलॉजिस्ट का हाथ पड़ता है इस तरीके के होर्ड्स में, और फिर हमको सिक्के, आभूषण और इस तरीके की प्रेशियस चीजें देखने को मिलती हैं। जनरली एक तरीके का थंब रूल है कि होर्ड में अगर कोई भी चीज छुपाई जा रही है तो वो होती प्रेशियस ही थी। वो उसको जनरली उसका जो भी छुपाने वाला है वो चाहता था कि वो किसी के हाथ ना लगे, इसलिए उसको छुपा के रखता था। तो इस तरीके के होर्ड्स में आपको सोने के सिक्के, आभूषण, कीमती रत्न, इस तरीके की चीजें ही मिलती हैं। अब आप ये उम्मीद करो कि कोई सामान्य जन सामान्य की चीज होल्ड में मिल जाए, ऐसा जनरली कभी होता नहीं है। कई एक्सेप्शन कहीं पर अगर कोई निकल आए तो एक अलग बात है, मगर ऐसा कहीं पे जनरली अभी तक अपने को देखने को नहीं मिला है। चले, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। तो ये जो पूरा का पूरा अपन ने जितनी डिस्कशन वगैरह किया है, पहले हम लोगों ने ये देखा कि ब्यूरियल, उसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं, और उसके बाद में लग्जरी, इसकी स्टडी, इसकी मदद से अपने को इतना तो समझ में आया, या ओवरऑल अपन लोग ये कंक्लूजन निकाल तो सकते हैं कि भैया इकोनॉमिक डिवाइड तो था, हड़प्पा वालों के बीच में इकोनॉमिक डिविजन्स तो थे, और इकोनॉमिक डिविजन्स के बेसिस पे सोशल डिविजन्स बनते हैं। इसलिए अपनी तरफ से ये अनुमान हम मान लेते हैं कि किसी तरीके का कोई सोशल डिवीजन रहा जरूर होगा। ये एक अपन कह सकते हैं, मगर ये की अटकल है, और इसको बहुत कंक्लूसिव तौर पर, इसको बहुत अकाट्य तौर पर आप नहीं मान सकते, आंखें बंद करके इस पर भरोसा नहीं कर सकते। कल को अगर और फर्दर स्टडी हो और कल को अगर ये निगेट हो जाए तो इसको आसानी से जो है डिस्कार्ड किया जा सकता है। बट हाँ, आज की तारीख में ये अनुमान या फिर एक निष्कर्ष या कंक्लूजन जो है यहाँ पे बनाया जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ में आज का ये जो टॉपिक है अपना यहीं पर समाप्त होता है, एंड इसी के साथ में अपना सेशन भी जो है हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सेशन रहेगा उसमें जो अगला टॉपिक हमको इस चैप्टर का पढ़ना है उसका नाम है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन।
यानी कि हम लोग अब ये देखेंगे कि हड़प्पा में किस तरीके का क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था, किस तरीके के अलग अलग क्राफ्ट्स की प्रैक्टिस की जाती थी। सुनार हो गए, लोहार हो गए, शेल मेकिंग जो होती है या शेल से जो ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, लकड़ी का कोई काम कर रहा है, कोई अगर किसी तरीके का लेदर का वर्क कर रहा है या किसी और तरीके का जो भी अगर काम कर रहा है और किसी कोई प्रोडक्ट्स वगैरह बना रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें आती हैं क्राफ्ट प्रोडक्शन में। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में किस तरीके के प्रोमिनेंट क्राफ्ट्स हुआ करते थे और इन क्राफ्ट्स के प्रोडक्शन को किस तरह से किया जाता था, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है नेक्स्ट टॉपिक में, जिसका नाम है फाइंडिंग अबाउट क्राफ्ट प्रोडक्शन। बट ये सारी की सारी बातचीत नेक्स्ट सेशन में। आज का सत्र या फिर आज का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। सो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा, आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर, चाहे आप सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे आप क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अब आपके को ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर है एंड इससे फिर किसी भी तरीके का क्वेश्चन आए, चाहे ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव, आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। तो इसी नोट पे आई वुड बी कॉलिंग इट द डे एंड कंक्लूडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब इसी के आगे से अपन लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में जुड़ें। आपके दूसरे फ्रेंड्स जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें एंड जितना हो सके इसका बेनिफिट उठाएं एंड जुड़े रहें इम्पीटस सीयूईटी के साथ में। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें। थैंक यू। जय हिंद।